तो हेलो मेरे डियर साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार जीडब्ल्यू में। और मैं हूं बेटा आपके साथ राहुल सर। तो डियर साथियों, हमारी जो क्लास 10th मैथ है, इस क्लास 10th मैथ है हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया था, है ना। हमने समझ लिया था पूरा का पूरा बेसिक, समझ लिया था सभी फॉर्मूले, सभी बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया था हमने पिछली वीडियो में। बोलो किया था कि नहीं? हाँ, अब बोलोगे हाँ सर, है ना। तो इसकी जो वीडियो है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में बिल्कुल चैप्टर नंबर 5 आप देखना मिल जाएगी, वहां से आप देख लो। सभी वीडियो चैप्टर जो है ना चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाती है, ठीक है ना। तो आज हमें करना है भैया प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 5.1, ठीक है ना। हल्का सा बेसिक आज भी बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। डी क्या होता है बेटा? सार्वधातुक है। मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकाला जाता है सार्वधातुक को। अगले पद में से पिछले पद को घटाकर सार्वधातुक निकालते हैं। अगले पद में से पिछले पद को घटा के हम क्या निकाल देते हैं बेटा? सार्वधातुक निकाल देते हैं, ठीक है। ए क्या होता है? ए होता है आपका प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद, ठीक है। अब यहाँ सर A1 क्या है? तो ये प्रथम पद है। A1 क्या है? प्रथम पद। तो प्रथम पद का सूत्र क्या होता है? A होता है। क्या होता है? A, मतलब A होता है। प्रथम पद का सूत्र क्या होता है? A। अब द्वितीय पद का क्या होता है? तो देखो बेटा, A तो सब में होता है, चाहे कोई सा भी पद निकालो, कोई सा भी पद निकालो, सब में A होगा, ठीक है। और डी क्या होता है? जैसे जौन सा पद निकाल रहे हो उससे एक कम डी होता है। जैसे दूसरा निकाल रहा है तो एक कम डी होगा, एक डी होगा। जैसे तीसरा निकाल रहे हो तो ए तो रहेगा ही, एक कम डी होगा, मतलब 3 से एक कम 2, है ना, ठीक है। फिर चौथा निकाल रहे हो तो ए तो रहेगा ही, 4 से एक कम डी होगा, है ना, मतलब 3 डी होगी। ऐसे 100 निकालोगे तो ए तो सब में होगा, ए प्लस 99 डी हो जाएगा। ऐसे करके पिछला वीडियो हमने सबको समझा दिया था बहुत अच्छे से। प्रश्नावली करना 5.1, और 5.1 में बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। मतलब कुछ स्थितियां आपको देख रखी हैं, उन स्थितियों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और फिर हमें बताना है कि कौन सी एपी है ना, और क्यों। कौन सी एपी है और क्यों, मतलब क्यों बताना है। एपी में अगर है तो क्यों है। तो एपी अगर है तो उसमें जो सार्वधातुक होता है वो समान होता है ना। मतलब सार्वधातुक मतलब डी की वैल्यू होती है वो समान होती है। तो क्यों में आपको यही बताना है, डी निकाल के, डी मतलब सार्वधातुक निकाल के बताना है, ठीक है ना। स्थितियों को समझो। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। भाई प्रत्येक मतलब 1 किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ध्यान रखना, कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ। हमें प्रत्येक किलोमीटर का किराया बताना है, और उनने बोला है कि अगर कोई टैक्सी में बैठ के 1 किलोमीटर जाएगा, ध्यान रखना, अगर कोई टैक्सी में बैठकर 1 किलोमीटर अगर जाएगा तो किराया ना 15 रुपया लगेगा। जैसे मान के चलो ये एक हमारे पास टैक्सी है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक टैक्सी, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है? एक टैक्सी, ठीक है ना, ये टैक्सी है। तो अगर इस टैक्सी में बैठकर कोई 1 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा? 1 किलोमीटर, तो उसको 15 रुपया देना पड़ेगा। कितने रुपया देने पड़ेंगे बेटा? 15 रुपया। लेकिन अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपया है। मतलब अगर कोई 1 से ज्यादा जाएगा तो फिर आपको 8 रुपया प्रति किलोमीटर देना पड़ेगा। एक के लिए तो 15 फिक्स है, अगर कोई एक जाएगा तो 15 ही रुपया लगेंगे, लेकिन 2 जाएगा तो एक का 15 और फिर 8 रुपया के हिसाब से लगेगा, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आया। जैसे मान के चलो कोई 2 किलोमीटर जा रहा है तो क्या होगा? तो भाई 1 किलोमीटर का 15 लगेगा, फिर प्रत्येक के एक के अलावा फिर आपको 8 रुपया लगेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई 3 किलोमीटर जा रहा है तो पहले का तो 15 लगेगा, फिर 8 के हिसाब से लगेगा, फिर दूसरे का 8 और तीसरे का 8, ऐसा चलेगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। इसको हल करें, समझ गए ना? हल करें, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं हल, है ना। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया इज इक्वल टू 15 रुपया। कितना? 15 रुपया, ठीक है। प्रथम 1 किलोमीटर का किराया, ऐसा बोल सकते हो, प्रथम या 1 किलोमीटर का किराया इज इक्वल टू 15 रुपया, ठीक है। चलो अब, है ना, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त
ध्यान रखना, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया इज इक्वल टू क्या होगा, 8 रुपया होगा। ध्यान रखना, प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 लगेगा, लेकिन अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया के हिसाब से लगेगा। अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, ऐसा लिखना चाहिए था। अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर, ऐसा लिख देना, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया के हिसाब से लगेगा, है ना। इतना बात समझ गए। अब 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 रुपया। ठीक है, 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया इज इक्वल टू 15 में कितना जोड़ दो, 8 छोड़ दो। अब देखो 2 के लिए तो 1 का तो 15 होगा, 2 का कितना होगा, 8 होगा, मतलब 2 का कितना होगा, देखो पहले का तो 15 और फिर दूसरे के लिए 8 का हिसाब से लगेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 15 8 23 रुपया। ठीक है, चलो 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया। ठीक है, अब 2 का इतना आ गया ना, 2 का कितना आ गया, 23 आ गया, फिर 3 का निकालना है तो फिर 8 रुपया लगेगा, फिर तो 1 के लिए लगना है 15, फिर तो 8 के हिसाब से लगेगा, फिर 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 23 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 32 रुपया हो जाएगा। नहीं 31 रुपया हो जाएगा, नहीं हाँ 31 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर का किराया, फिर आप 31 में 8 जोड़ दो, 31 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 39 रुपया, 39 रुपया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। प्रत्येक स्थिति में 8 जुड़ रहा है, प्रत्येक स्थिति में क्या जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है सर, है ना, बिल्कुल जुड़ रहा है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्रत्येक स्थिति में क्या जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो अब देखो प्रत्येक स्थिति में 8 जुड़ा है, तो अगर हम देखें तो देखो 15 से 8 जोड़ा 23 हो गया, प्रत्येक में 8 का अंतर है ना, 8 का अंतर है, तो अतः यह एपी में है, अतः एपी में है। ठीक है, अतः एपी में है। ठीक है ना, क्या है, एपी में है, क्योंकि प्रत्येक में 8 का अंतर है ना, प्रत्येक में कितने का अंतर है, 8। देखो 15 में 8 जोड़ो 23, 23 में 8 जोड़ो, है ना, 31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यहाँ से ये हटाना चाहिए ना, है ना, ये एक्स्ट्रा जोड़ेगा, है ना, 31 आ गया, 31 में 8 जोड़ो, प्रत्येक में 8 अंतर है ना, 8 का, तो अतः एपी में है, क्योंकि शार्वांतर मतलब इनका जो अंतर है, प्रत्येक पद का अंतर, देखो इन दोनों का अंतर देख लो 8 आएगा, इन दोनों का देख लो 8 आएगा, इन दोनों का देख लो 8 आएगा, प्रत्येक का अंतर क्या है, समान, क्योंकि शार्वांतर समान है, बस ये है। ठीक है, बस इतना लिखना था, इतना है हमारा आंसर, इतना हमारा आंसर है। और चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो है ना सारवांतर निकाल सकते हो, अभी मत लिखो ये, है ना, अभी मत लिखो ये। ठीक है, अब हम सारवांतर निकाल के ही बता देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दो आप सारवांतर निकाल, कौन से पदों का निकाल रहा है, इनका निकाल रहा है, बिल्कुल अगले में से पिछले को घटा के निकालते हैं, मतलब 23 में से 15 घटा दो। ठीक है, डी, तो 23 में से 15 घटाओगे, 23 में से 15 घटाओगे, कितना आएगा, 8 रुपया आएगा। कितना आएगा भाई, 8 रुपया आएगा, बोलो आएगा कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, इसका निकाल दो, इन दोनों का निकाल दो, तो 31 में से कितना घटा दो, 23 घटा दो, 8 रुपया आएगा। ठीक है, फिर इसका निकाल दो इनका, तो भाई इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का, तो 39 में से कितना घटा दो भाई, 31 घटा दो, फिर 8 रुपया आएगा। ठीक है, तो अंत में अब लिख देना अतः ऐसे लिखना, अतः सभी पदों का सारवांतर, अतः सभी पदों का सारवांतर कैसा है, समान है। और अगर सारवांतर समान है मतलब वो एपी है, सारवांतर समान है मतलब वो क्या है, एपी है कि नहीं। ठीक है, अतः सभी पदों का सारवांतर समान है, इसलिए यह एपी
में है, बस खत्म। ये है इसका आंसर, ये इसका आंसर है। समझ पा रहे हो, है ना? तो ऐसे इसको हैंडल करना है, ऐसे आपको इसको समझाना है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। दूसरा है इसका, पहले का ही दूसरा है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, वायु निकालने वाला पंप है ना, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब यहाँ पहले थोड़ा समझो। मान लेते हैं ये हमारे पास एक बेलन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बेलन, ठीक है ना। यहाँ पर एक नली लगी हुई है ना, और यहाँ पर इस बेलन में एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बेटा? एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है ना। ये पिस्टन, इस पिस्टन को जैसे ही हम दबाते हैं, इस पिस्टन को हम जैसे ही हम दबाते हैं तो इस बेलन में, देखो इस बेलन में, पूरे बेलन में वायु भरी हुई है ना, और बेलन में वायु भरी हुई है, और मान लेते हैं इस बेलन में 20 लीटर वायु भरी हुई है। कितनी भाई? 20 लीटर मान लिया। अभी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो जब हम इस पंप को दबाएंगे, ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है, इसको जैसे ही हम नीचे दबाएंगे, है ना, तो इस बेलन में जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना? 1/4, है ना, 1/4। जैसे मान के चलो स्टार्टिंग में कितनी है आपके पास? 20 है। तो जैसे ही हम पिस्टन को एक बार दबाएंगे ना, तो 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो 20 का जब 1/4 भाग बाहर निकलेगा तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो हवा कितनी? 5 बचे ना। तो हवा प्रथम बार जब पंप को दबाएंगे तो कितनी हवा बाहर निकल जाएगी? आप बोलोगे सर 5 निकल जाएगी, 5 निकल जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो 20 है, लेकिन जैसे ही हमने पंप को एक बार दबाया तो इतनी हवा बाहर निकल गई। तो अब हमारे जो सिलेंडर है इसमें कितनी हवा बची? अब बोलोगे सर 5 लीटर बाहर निकल गई। 20 का 1/4 बाहर निकल रही ना, तो 1/4, 20 का 1/4 5, मतलब 5 लीटर बाहर निकल गई। तो सर 15 बची। ठीक है, ठीक है, 15 बची। फिर से हम पंप को दबाएंगे। तो जैसे ही हम फिर से पंप को दबाएंगे तो जो शेष हवा है उसका 1/4 बाहर निकलता है। शेष हवा है उसका 1/4 बाहर निकलता है। तो अब कितनी बची हमारे पास? 15 बची। कितनी बची? 15। तो अब दूसरी बार जैसे ही हमने पंप को दबाया तो 15 का 1/4 फिर बाहर निकल जाएगी। तो जो 15 का 1/4 निकालेंगे तो 4 या 12, 4 चौके 16, मान के चलो अप्रोक्स 15 है 16, अप्रोक्स अभी समझाने के लिए मान लो 4 लीटर फिर निकल गई। तो जैसे ही अब दूसरी बार पंप को दबाया तो कितनी निकली? 4 लीटर बाहर निकल गई। तो 15 में से 4 घटा दो, कितनी बचेगी? आप बोलोगे सर 11 बचेगी। तो 2 बार पंप दबाने पर 11 बची। फिर हम तीसरी बार दबाएंगे तो फिर इसका 1/4 बाहर निकल जाएगी। प्रत्येक स्थिति में 1/4 बाहर निकलती है। और कौन का? शेष हवा का, शेष का 1/4 बाहर निकलता है। समझ पा रहे हो आप बात? ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ। देखो, आपसे इतना बोला गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। शेष हवा का ध्यान रखना, शेष हवा का। तो आपको ये पता है कि बेलन में कितनी हवा है। आप 20 तो नहीं मान सकते। अगर मैं मान लूंगा 20 तो आप बोलोगे सर 50 मान लो, कोई बोलेगा सर 100 मान लो, कोई बोलेगा, एक विवाद होगा। तो इसलिए मैं x मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मान लिया बेलन में स्टार्टिंग में x लीटर हवा है। कितनी लीटर है? x लीटर, स्टार्टिंग वाली बात x है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पंप को दबाया तो जो हवा है उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे हवा कितनी है? x, इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। इतनी हवा बाहर निकल गई एक बार में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतनी है ना, शेष का बोला है 1/4, तो इतने का 1/4 बाहर निकल गया। तो अब पंप में कितनी हवा बची? तो x में से 1/4 को जो है ना घटा दो, तो जो हवा है वो बचेगी, है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास बचा 3x/4। तो जैसे ही हमने एक बार पंप को दबाया इतनी हवा बाहर निकल गई और इतनी हवा बची। अब फिर से हम पंप को दबाएंगे, तो जब हम फिर से पंप को दबाएंगे
तो जो हवा बची है उसका 1/4 फिर बाहर निकलेगी। तो हवा कितनी बची? आप बोलोगे सर 3x/4 बची। इसका 1/4 दूसरी बार दबाएंगे तो फिर बाहर निकलेगी, तो ये 3x/4 चौके 16, इतनी हवा बाहर निकल जाएगी दूसरी बार में। तो अब पंप में कितनी हवा बची? तो देखो जो आपके पास 3x/4 है, इसमें से 3x/16 को घटा दो, है ना। एलसीएम कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 12 में से 3x जाएंगे 9, इतनी बची। दूसरी बार में इतनी हवा बची, फिर से हम पंप को दबाएंगे तो जो इतनी हवा है इसका 1/4 फिर बाहर निकल जाएगी, फिर घटा के जो बचेगी वो निकाल लेंगे। ये काम चलता रहेगा कब तक? जब तक कि पूरी हवा ना निकल जाए, है ना। तो उनने ये बोला है, क्या ऐसा करने पर एक समांतर श्रेणी बन रही है? बन रही है क्या? वो चीज हमें बता दो। ठीक है, इसको अच्छे से अब जमा के लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो तो मैंने यहाँ पर लिखा हल। क्या लिखा? हल। माना प्रारंभ में सिलेंडर में x लीटर हवा है। x मैंने मान लिया प्रारंभ में x लीटर हवा। कितनी हवा है भैया? x लीटर हवा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, प्रथम बार हवा निकालने के बाद, प्रथम बार हवा निकालने के बाद, ठीक है ना। निकालने के बाद शेष हवा इज इक्वल टू, देखो है ना, स्टार्टिंग में कितनी हवा है? x। कितनी है? x। टोटल तो x है। अब जैसे ही हमने प्रथम बार इसको दबाया तो जो हमारे पास हवा है उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 1/4 बाहर निकल जाएगा, जिससे कुल हवा तो हमारे पास इतना है। और जैसे ही हमने पंप दबाया तो इसका 1/4 बाहर निकल जाएगा, तो 1/4 बाहर निकल गया। तो जो 1/4 जितनी बाहर निकली है वो टोटल में से घटा देंगे तो शेष हवा आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो इतनी थी, लेकिन 1/4 बाहर निकल गई, तो x में से 1/4 घटा दो, तो इसका अपॉन में 1 मान लो। एलसीएम कितना आ गया? 4। ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये हो गया आपका 4x। ये इधर गया तो 1x, तो ये हमारे पास बचा 3x/4। 3x/4, तो ये 3x/4 है। वो प्रथम बार जब हमने पंप को दबाया तो अब इतनी बचा, अब हवा बची है किसमें? सिलेंडर में, इतनी हवा बची, ठीक है। अब यहाँ देखो, दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा अब बताओ कितनी? देखो हमारे सिलेंडर में कितनी हवा बची? देखो स्टार्टिंग में तो इतनी थी, अब हमने 1/4 निकल गई तो इतनी बची, तो अब हमारे पास कितनी बची हुई? 3x/4 बची। अब जैसे ही हमने दबाया तो उसने बोला शेष हवा का 1/4, तो हवा इतनी बची, तो इसका 1/4 मतलब 3x/4 का 1/4 फिर बाहर निकल जाएगी। तो जो हवा बाहर निकली है फिर जो बची है उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास शेष हवा जाएगी, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास 3x/ कितना है? 3x/ हमारे पास ये 4 है ना। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इतना है 3x/4। अब इतनी हवा निकल गई तो घटा दिया, तो 3 एकम 3x, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है। एलसीएम लिया 16 आया। कितना आया? 16 आया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना। जैसे यहाँ एलसीएम दिया 16 आ गया, अब 4 से काटा 16 को, 4 चौके 16, 4 बचे, 4 चौके 16, 4 बचे, 4 का इसमें गुणा कर दो तो ये 12x। और फिर ये अब यहाँ 16 ही है, देखो 16 है तो 16 कट जाएगा, तो यहाँ 3x ही आएगा। कितना आएगा? 3x ही आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो जगह कम है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो 9 12x में से 3x घटा दो तो कितना आया? 9x/16, ठीक है। इतनी हवा बची। दूसरी बार जब हवा निकालने के बाद कितनी बची है हमारे पास? इतनी हवा बची, ठीक है। और करना चाहते हो तो और कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक बार और कर ले, ठीक है। तीसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा, ऐसा पूरा लिख देना, है ना। तीसरी बार हवा निकालने के बाद
शेष हवा। ठीक है, अब हमारे पास हवा कितनी बची है? आप बोलोगे सर 9x/16 बची है। अब हम पंप दबाएंगे तो कितनी हवा निकलेगी? आप बोलोगे शेष हवा का 1/4, मतलब 9x, मतलब जो 9x/16 है इसका 1/4 फिर निकल जाएगी। हाँ निकल जाएगी। तो इसका जो 1/4 बाहर निकलेगी तो उसको हम इसको में से घटा देंगे तो शेष हवा आ जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास क्या है? 9x/16 है ना। और 16 चौके कितना हो गया? 64 हो गया। कितना हो गया? 64। और बट ऊपर क्या है? 9x। ऊपर क्या है? 9x है। आप बोलोगे हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर भाई एलसीएम लेंगे, तो यहाँ कर दे रहा हूँ। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 64 आएगा, है ना। 16 से काटो, 16 चौके 64, कितना बचा? 16 चौके 64, 4 बचा। जो 4 बचा है इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36x। अब 64 से 64 काटो, कट जाएगा तो ये आपका 9x ही जाएगा। मतलब 36 में से 9 घटाओ तो ये हमारे पास बचा है कितना? 27 बचा है। कितना बचा? 27। तो 27x/64, 27x/64। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो पहली बार जब हमने देखो स्टार्टिंग में हवा कितनी थी? x। फिर हमने पंप को दबाया पहली बार, कितना आया? 3x/, इतनी बची। फिर दबाया, इतनी बची। फिर दबाया, इतनी बची। ऐसे ही आप चौथी बार भी दबा सकते हो। बस इतने में हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब है ना, अब सारवांतर निकालो डी, सारवांतर निकालो डी। तो डी स्टार्टिंग में देखो पहला हमारा पद ये होगा x लीटर, पहला हमारा पद ये होगा x लीटर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतनी है ना, फिर इतनी है, फिर इतनी बची और फिर इतनी, तो है ना। सारवांतर जैसे मान के चलो इन दोनों पद का निकाल रहे हैं सारवांतर, तो इसमें से इसको घटा दो, अगले में से पिछले को घटाते हैं ना, तो मतलब 3x/4 में से किसको हटा दो? x को। 3x/4 में से किसको हटा दो? x को हटा दो, तो कितनी बचेगी भैया? तो आप बोलोगे सर माइनस x/4 बचेगा। कितना बचेगा भाई? -x/4। आप देख लो एलसीएम, एक मिनट सर्च होता है, एक सेकंड रुकता है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 आ गया। ठीक है, अब ये इधर जाएगा 3x, ये इधर जाएगा -4x, 4x में 3 घटा दो तो x/4, है ना, माइनस का x/4। सारवांतर कितना आया? माइनस का x/4। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, फिर से निकालो डी। किसके लिए? देखो इन दोनों का तो आपका -x/4 आ गया। अब इन दोनों का निकाल के देखो, इन दोनों का, तो इन दोनों का निकालना है तो 9x/16, इन दोनों का निकालना है तो मैं किसने घटा दो? 3x/4 को घटा देना, है ना। तो जैसे इसको भी घटाओगे तो भी आपका माइनस का x/4 भी आएगा। आप तो करके देख लो भाई, आप तो करके देख लो। एलसीएम कितना आएगा? 16, ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, नहीं 4 चौक है ना, 4 दिया 12, और 12 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा? 12 में से 9 को घटाएंगे बचेगा आपका माइनस का 3x, और यहाँ पर नीचे क्या रहेगा? 16। तो बिल्कुल नीचे देखो, ऊपर यहाँ एलसीएम अगर एक मिनट दिख रहा है, एक सेकंड मैं एडजस्ट करती हूँ, पूरा कर ही देता हूँ, है ना, एक सेकंड रुकना, एडजस्ट करता हूँ। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो एलसीएम कितना आया भाई? 16 आया। कितना आया? 16। अब यहाँ 16 को 16 से काटो, है ना, पूरा कट जाएगा, ये आपका 9x ही रहेगा। 4 से 16 काटो, 4 चौके 16, 4 बचा तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12x हो गया। ठीक है ना, 12x हो गया। अब यहाँ देखो मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, तो 12x में से 9 जाएंगे तो माइनस का 3x बचेगा, बटे में कितना है? 16, 3 चौके 12, देखो x/4 आ गया ना, आ गया कि नहीं? ऐसे ही है ना, इन दोनों का सारवांतर निकालो, मतलब इसमें से इसको घटाओगे तो भी -x/4 आएगा। आप करके देख रहे हैं, तो अतः लिख देना, अतः इतना ही करके हो जाएगा। अतः सारवांतर समान है, इसलिए यह AP में है, इसलिए AP में है, ऐसा कर देना। बस इतना हमें काम करना है। ठीक है ना। तो भाई अगर देखो क्वेश्चन अगर देखें ना ऐसे नॉर्मली दिया ना तो आपसे नहीं बनेंगे, सीरियसली थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं जैसे समझा रहा हूँ, ठीक है, तो बनेगा काम, है ना। और जैसे एक बार नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप वीडियो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से वीडियो देखने में देख सकते हो। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो इसका तीसरा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। देखो आपसे ये पूछा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत निकालना है हमें, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया। देखो बिल्कुल टैक्सी जैसा हो गया है, बिल्कुल टैक्सी जैसा। 1 मीटर अगर कुआं खुदवाते हैं तो आपको 150 रुपया देना पड़ेंगे, लेकिन 2 खुदवाओगे, 2 मीटर करवाओगे तो फिर एक के बाद फिर अतिरिक्त जितना भी करोगे तो फिर प्रत्येक के लिए आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। प्रत्येक के लिए 50, पहले के लिए तो 150 देना पड़ेगा, लेकिन फिर एक के बाद फिर 50-50 के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा हल, है ना। ओके, तो क्या लिखना पड़ेगा भाई, 1 मीटर खुदाई की लागत, ठीक है, 1 मीटर खुदाई, 1 मीटर खुदाई की लागत, 1 मीटर खुदाई की लागत इज इक्वल टू 150 रुपया। ठीक है, अतिरिक्त प्रत्येक मीटर की, मीटर एम मतलब मीटर खुदाई की लागत इज इक्वल टू कितना है, 50 रुपया है। कितना है, 50 रुपया। देखो 1 मीटर के लिए तो कितना लगेगा, 50 रुपया। अतिरिक्त के लिए देखो, अतिरिक्त प्रत्येक मीटर की खुदाई करवाना के लिए है ना 50 रुपया लगेगा। देखो अगर कोई 1 मीटर खुदवा रहा है तो 150 रुपया लगेंगे, लेकिन कोई 2 कर रहा है तो फिर एक का 150, फिर 50 रुपये के हिसाब से बढ़ता जाएगा। 3 कर रहा है ना, तो पहले के लिए तो 150, फिर 50 के रुपया के हिसाब से बढ़ता जाएगा, है ना। क्लियर है, चलो, है ना। अब 1 मीटर खुदाई की लागत, अब हम इसको हल कर रहे हैं, इज इक्वल टू 150 रुपया। ठीक है, 2 मीटर खुदाई की लागत, 2 मीटर खुदाई की लागत। तो देखो एक के लिए कितना है, 150, फिर प्रत्येक के लिए 50 रुपया बढ़ेगा ना, तो ये 50 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 200 रुपया। ठीक है ना। 3 मीटर खुदाई की लागत, 3 मीटर खुदाई की लागत। अब 50 रुपया बढ़ाते जाना है ना, तो इतना हो गया, तो 200 में फिर 50 जोड़ देना, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 250 रुपया। फिर यहाँ लिख देना 4 मीटर खुदाई की लागत इज इक्वल टू 250 में कितना जोड़ दो, 50 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 300 रुपया, है ना। ऐसे चलता जाएगा, 5 के लिए फिर 50 जोड़ देना। अब 50 जुड़ेगा, प्रथम के लिए बस 150 लगना, फिर 50 जुड़ता जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आप शारवांतर डी निकालो। तो कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास प्रथम पद ये है, द्वितीय ये है, तृतीय ये है, चतुर्थी है ना। जैसे मान के चलो हमें इन दोनों का निकालना है, तो अगले में से पिछले घटा दो, मतलब 200 में से 150 घटा दो, तो 200 में से 150 को घटा दो तो 50 रुपया आएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख दो इसी प्रकार। ठीक है, इन 2 के लिए निकालो, इन 2 के लिए, है ना। तो अगले में से पिछले को, मतलब 250 में से 200 घटाओ तो कितना आएगा, फिर भी 50 रुपया आएगा। कितना आएगा, 50, है ना। ठीक है, तथा इनके लिए भी निकाल लो, है ना, इनके लिए, है ना। तो 300 में से 200, 50 घट जाएगा, तो 300 माइनस का 200, 50। ठीक है, तो भी कितना आएगा, 50 रुपया आएगा। ठीक है, अंत में क्या लिख दो, देखो सब में सेम आ रहा है सारवांतर। अब सारवांतर समान आ रहा है, मतलब ये एपी में है। सारवांतर समान मतलब ये एपी में है। अतः सारवांतर समान है, इसलिए यह एपी में है। खत्म हो गया। ऐसे है भाई, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बस समझ लिया थोड़ा सा बन जाएगा काम, और नहीं समझा तो काम नहीं बनेगा। ठीक है ना। चलो, इसके 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। ठीक है ना। चलो, अब हमारा इसका 4th क्वेश्चन। देखो मैं तो आपको वही पूरा समझाऊंगा, पूरा कराऊंगा भाई। कॉम्प्रोमाइज आपको पता मैं नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई काम नहीं है। अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से समझाना, बीच में कोई डिस्टर्बेंस का काम नहीं है।
ठीक है ना। तो जो अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से समझता है, उसको पता होगा मेरे बारे में, ठीक है ना। तो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। भाई खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमें पता करना है। क्या क्या बोला मैंने? मिश्र धन हमें पता करना है, ठीक है। जबकि ये 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। भाई चक्रवृद्धि ब्याज, क्या भैया? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मुझे इतना बताइए, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इस चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है बेटा, इसमें मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? A = P 1 + R/100 की घात n। ए क्या है? तो आप बोलोगे सर ए है मिश्र धन। ए क्या है? मिश्र धन, है ना। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम मिश्र धन निकालेंगे, ठीक। पी क्या है? तो पी है बेटा मूलधन। क्या है? मूलधन। आर क्या है? तो सर आर है दर। एन क्या है? तो एन है सर समय, है ना। तो मिश्र धन निकालने का सूत्र ये है चक्रवृद्धि ब्याज से। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन होगा। हमें देखो मिश्र धन पता करना है, मिश्र धन बताना है, तो मिश्र धन तो इससे ही निकलेगा, ठीक है। अब एन का मतलब क्या है? समय। जैसे 1 वर्ष रख रहा है तो एन का मान 1 रख देना। 2 वर्ष के लिए निकाल रहा है तो एन का मान लो। 3 के लिए निकाल रहा है तो एन का मान 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। चलो तो हल करते हैं। तो लिखा हमने हल, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे भाई दिया है दर, मतलब दर क्या होती है? तो दर होती है R = 8%, है ना। मूलधन क्या होता है भाई? P, और P = कितना दिया है भाई? P = आपको 10,000 दे के रखा है। कितना दे के रखा है? 10,000 रुपये, ठीक है। कोई परेशानी? आप बोलोगे सर इतनी सी परेशानी नहीं, ठीक है। चलो अब एक मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्र धन, ठीक है। तो 1 वर्ष में मिश्र धन, 1 वर्ष में मिश्र धन निकालो। तो 1 वर्ष में मिश्र धन आपका कितना होगा? देखो A = क्या लगेगा? P A = क्या लगेगा? P, और P का मान कितना है भैया? अब ये वाला फॉर्मूला है, P का मान कितना है? आप बोलोगे 10,000, ठीक है। चलो, है ना। फिर ब्रैकेट 1 + R का मान कितना है? आप बोलोगे सर 8, ठीक है, बटे 100, ठीक है। ये देखा ना, बटे 100। अब n का मान कितना है? तो वर्ष कितना है? 1, तो n का मान 1। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा, ठीक है। तो काटो, 4 दूनी 8, है ना। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये होगा आपका 10,000, ठीक है। ये आपका कितना बचा था भाई? 1/2 + 2/25 बचा है। कितना बचा है? 25, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो ये 25 है ना, तो 25 से कम 25, तो देखो ये आपका 10,000 है। तो ये आपका एलसीएम लोगे, इसके बटे में कुछ नहीं, 1, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27, मतलब 25 + के 2, ठीक है ना। तो ये आपका 10,000 है, तो ये आपका 27 बटे कितना आ जाएगा? 25। 25 से काटोगे, 25 चौके 100, 4,000। इस 4,000 का 27 में मल्टीप्लाई कर लो। 4,000 का 27 में कर लो बेटा मल्टीप्लाई, है ना। तो है ना, 27 में मल्टीप्लाई कर लो। तो 4,000 का 27 में, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, है ना। और ये आपका 2 0, ठीक है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन इतना आया। देखो ध्यान रखना, पहले वर्ष का मिश्र धन ये आया 10,800 रुपये। 10,000 क्या आया? 800 रुपये, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालो, है ना। तो 1 वर्ष में मिश्र धन ये निकाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। चलो अब निकालो दूसरे वर्ष में। तो दूसरे वर्ष में मिश्र धन, दूसरे वर्ष में मिश्र धन फॉर्मूला लगाओ, है ना। मिश्र धन यही होगा ना, ठीक है। तो मूलधन क्या है? अब देखो प्रथम वर्ष में जो मिश्र धन था, प्रथम वर्ष में जो मिश्र धन था, ध्यान रखना, प्रथम वर्ष में जो मिश्र धन था वो अब मूलधन बन जाएगा। या फिर आप अगर इससे ही सॉल्व कर रहे हो, किससे सॉल्व कर रहे हो? अगर आप इसी मूलधन से सॉल्व कर रहे हो, चलो ठीक है, इसी से करते हैं, नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिश्र धन, तो पी कितना है? आप बोलोगे सर 10,000 है, 10,000, ठीक है। 1 + R का मान कितना है? आप बोलोगे सर 8 है, देखो 8। अब बटे 100,
है ना। अब घात कितने की, n का मान कितना रहेगा, तो देखो दूसरे वर्ष निकालना ना, n का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा। कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं है ना। देखो ओके, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर ली है ना। अब मैं इसको फॉर्मूले में रखता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था, जैसे प्रथम वर्ष के बाद मिश्र धन आपका ये आया, ये जो प्रथम वर्ष के बाद मिश्र धन आया है, ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो दूसरे वर्ष के लिए जब ये मूलधन बनेगा तो फिर यहाँ 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो यही मूलधन चलेगा आपका। तो 2 1 के लिए था तो 1 लगा दिया था, 2 के लिए है तो 2 लगा दिया। ठीक है ना, चलो अब इसको सॉल्व करो। तो भाई ये आपका 10,000 है। ठीक है, अब 8 से काटो तो ये आपका 2 आ गया है ना, और ये आपका 25 आ गया। ठीक है, तो ये अपन ने सॉल्व कर लिया था, तो ये अपना कितना आता है भैया, 27/25 आता है। ठीक है, लेकिन घात कितनी है, तो ठीक है, तो ये आपका 10,000 है इंटू अब 27/25, 27/25 और 27/25 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, काट दो, 25 चौके 100। ठीक है, चलो तो ये आपका कितना बचा भाई, 400 बचा है, और ये 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 होता है, बटे 25 और बचा, फिर 25 से काट दो तो 25 से कम 25, 15 बचा है ना, 15 बचा कम 25, 15 बचा 150, और 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 16 का इसमें मल्टीप्लाई करो है ना, तो 16 नंबर 144 की 4 हासिल आई कितनी, 14, 16 दूनी 32 और 32 और 14 है ना, 32 और 14 46 होता है, 46 की 6 हासिल आई 4 है ना, 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112 है ना, और 112 और 4 है ना 116। ठीक है, 116 मतलब ये आपका 11,000 है ना 664 आ गया। तो भाई इसमें और इसमें अंतर देखा जाए है ना, तो अलग अंतर आएगा, और 10,800 और 10,000 में अंतर देखा जाए तो अलग आएगा। देखो पहला तो 10,000 था, फिर कितना आ गया, एक वर्ष के बाद 10,800, फिर ये अलग आ गया। तो इन सब में देखो ये दूसरे वर्ष के बाद मिश्र धन ये है, देखो स्टार्टिंग में तो यही रहेगा, यही मूलधन है, यही मिश्र धन है, फिर प्रथम वर्ष के बाद ये आ गया, फिर ये आ गया। अब इनमें अंतर निकालेंगे ना तो अंतर समान नहीं आएगा, अंतर समान नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, सर्वांतर समान। देखो अंतर समान आएगा तभी समांतर बनती है, तो अंतर समान नहीं आएगा, तो अंत में क्या लिख देना, अतः सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है। ए वाली लाइन आपको लिखना है, क्या लिखना है, अतः सर्वांतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है। क्या लिखना, अतः सर्वांतर समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है, इतना लिख दोगे तो हमारे ये 4 ही क्वेश्चन हो पाए आज है ना। बाकी का जो इसका दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, देखो भाई समझा के मुझे करना है, तो ऐसे हवा हवा में नहीं करना। तो मैंने 4 क्वेश्चन अच्छे समझा के किए, आपको समझा, ऐसे ही फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है, अगली क्लास के साथ फिर हम आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।